These are the problems when you have to identify the answer, not to find the answer. Problems में ऑप्शन आपको हेल्प करेंगे कि किस तरह से मैं सोचूं, क्या सोचूं, और आपने ये यूज कर लिया तो सारी की गई मेहनत जाया हो गई आपकी। तो याद भी करना होगा, बिल्कुल सही याद करना होगा। You cannot live, you cannot get the success without the self-confidence. हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेकेंड सेशन। बच्चों, हमने फर्स्ट सेशन में बात की थी कि कैसे नॉन एकेडमिक इश्यूज हमारी सिली मिस्टेक को इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एकेडमिक इश्यूज जो हमारी सिली मिस्टेक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रोवोक करते हैं, और जिन पर हम ध्यान देकर अपनी सिली मिस्टेक्स को कम कर सकते हैं या उसको ज़ीरो की तरफ अप्रोच करवा सकते हैं। पहली बात हमें जो समझनी होगी बच्चों, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिनके अंदर ऑप्शंस होते हैं, these are the problems when you have to identify the answer, not to find the answer. Identifying the answer and finding the answer are two different issues. Like मैं आपसे पूछता हूं कि रावण के पापा का नाम क्या था, तो हो सकता है आप नहीं बता पाएं। आपको जानकारी होगी तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। अब बच्चों, मैं इसको ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बना देता हूं आपके लिए और मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। पहला ऑप्शन है आपके लिए भीष्म पितामह। बच्चों, मेरा सवाल था रावण के पिता का नाम क्या है, और पहला चॉइस भीष्म पितामह। दूसरा ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी। तीसरा ऑप्शन विशर्वा, और चौथा ऑप्शन है कुंभकर्ण। अब आप इन ऑप्शंस को देखकर थोड़ा आपको जजमेंट आ रहा होगा कि भीष्म पितामह तो महाभारत के समय थे, तो वो तो हो नहीं सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी तो प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उनके वहां होने की संभावना, उसी नाम के व्यक्ति के होने की संभावना काफी कम मालूम देती। इस तरह के नाम उस जमाने में होते भी नहीं थे। और फिर एक कुंभकर्ण कहा जो कि रावण का भाई ही होता है, तो थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग से आप ये जज कर सकते हैं कि यार ये तीन तो नहीं होंगे, इसलिए विशर्वा ही सही आंसर होगा। सो दिस वे आइडेंटिफाइंग एंड फाइंडिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो बच्चों, आपको ऑप्शंस हमेशा साथ साथ पढ़ने चाहिए। जब भी आप प्रॉब्लम्स करते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि वो प्रॉब्लम के ऑप्शंस क्या क्या हैं, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो या मोर देन वन करेक्ट हो। प्रॉब्लम्स में ऑप्शन आपको हेल्प करेंगे कि किस तरह से मैं सोचूं, क्या सोचूं। इंटीग्रेशन है तो मैं हाफ एंगल में कन्वर्ट करूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, या मल्टीपल एंगल्स में जाऊं। ये सारे विचार आपको वहां से मिल सकते हैं। और मोर देन वन करेक्ट में तो आपको चारों ऑप्शन देखने ही होंगे। आप ये सोच ही नहीं सकते हैं कि एक ऑप्शन करेक्ट हो गया तो आगे चला जाऊं, क्योंकि कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है, सारे भी सही हो सकते हैं। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरी बात, आप अगर फॉर्मूले, थ्योरम्स आप याद नहीं करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनती है। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं हाइपरबोला की नॉर्मल की इक्वेशन क्या है। अब आपको तुरंत याद ही नहीं है कि हाइपरबोला की नॉर्मल का फॉर्मूला क्या था, तो आप दोबारा उसे कैलकुलेट करने के प्रोसेस में जाएंगे। करना गलत नहीं है, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, बट यू इन्वेस्टेड अ टाइम। आपने चाहे वो 15 सेकंड खर्च किया या 20 सेकंड खर्च किए, या आपने ठीक से याद नहीं रखा। आपको नॉर्मल पैराबोला का y = mx + 2am + am³ याद रह गया। अब नॉर्मल का इक्वेशन है तो लगभग ऐसा ही, पर एग्जैक्टली ये नहीं है, और आपने ये यूज कर लिया तो सारी की गई मेहनत जाया हो गई आपकी। तो याद भी करना होगा, बिल्कुल सही याद करना होगा। थ्योरम्स है, चाहे लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, आपको एज इट इज स्टेटमेंट कोई नहीं पूछेगा, पर कंडीशंस पता होनी चाहिए कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। आपको ठीक से ध्यान नहीं है तो आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हो, फिजिक्स के अंदर हो, केमिस्ट्री के रिएक्शंस हो, एवरीवेयर यू नीड टू रिमेंबर द रिजल्ट्स एंड फॉर्मूलाज। और ये सही ढंग से याद नहीं होना बच्चों, यकीन मानिए बहुत बड़ी वजह बनती है कि क्यों बच्चे मिस्टेक्स कर जाते हैं। कई सवालों के अंदर ऐसे उनके आंसर्स गलत हो जाते हैं। कुछ बच्चों को 3 घंटे तक लगातार पढ़ने की आदत नहीं होती है। 1 घंटे तक तो उनका एफिशिएंसी बहुत बढ़िया रहता है, दूसरे घंटे भी वो किसी तरह मैनेज कर लेते हैं, पर तीसरे घंटे ड्राउजीनेस, लेजीनेस, आपको अजीब सा लगने लगता है, अरे बहुत हो गया, पेपर खत्म हो किसी तरह से, क्योंकि हमने अपने आप को फिजिकली तैयार ही नहीं किया, मेंटली तैयार ही नहीं किया। तो आपको घर पर रोज 3 घंटे एक बार बैठकर पढ़ने की आदत होनी चाहिए, और हर संडे को 2 सिटिंग 3-3 घंटे की आपको जरूर देनी चाहिए, ताकि आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली बच्चों तैयार कर सकें।
आप जब तक अपने आप को उस मोड में नहीं लेकर आएंगे तो उस समय आपको टेस्ट ही देना हो जरूरी नहीं है। रोज आप पढ़ते हैं, आपका होमवर्क करते हैं, आप उसको 3 घंटे के स्टिपुलेटेड टाइम में, उस दौरान आपको एक ही बार वॉशरूम पे जाने की इजाजत होगी, बीच में कुछ खाना नहीं है, मोबाइल यूज नहीं करना है, आपको घूमने नहीं जाना है। फैमिली मेंबर्स को भी कॉन्फिडेंस में लीजिए कि मैं इस समय पढ़ रहा हूं और प्लीज बीच में मैं उठूंगा नहीं, तो कोई काम मुझसे संबंधित हो तो आप मुझे या तो अभी बता दें या बाद में करें। तो वो सारी चीजें आपको डिसिप्लिन में लेकर आएंगी, आपकी एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा और बेहतरीन इस्तेमाल करवाएंगी। उसके बाद आता है कि आप जब होमवर्क करते हैं तो होमवर्क करने में आपको टेस्ट वाला फील लेकर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी सब्जेक्ट में 20 प्रॉब्लम्स होमवर्क में मिले तो आप उसे मानकर चलिए मैं 1 घंटे के फिक्स टाइम में करने की कोशिश करूंगा। आप उसे जज कीजिए, मान लेते हैं कि लगभग 3 मिनट के पर प्रॉब्लम की रेट में करने लायक होमवर्क है वो, तो आप 60 मिनट आपने डिसाइड किए, अब टेस्ट की तरह से कर रहे हैं। तो टेस्ट की तरह से कर रहे हैं, आपने 2 मिनट 3 मिनट तक आपने खर्च किया। उसके बाद अगर आपको लगता है इसमें ज़्यादा समय लगेगा, आप उसे स्किप करके आगे चल जाइए। आपने पहले पढ़ते ही आपको लगा कि ये शायद हो सकता है ज़्यादा टाइम ले, आप स्किप करके आगे चले जाइए। पढ़ते ही आपको वाइब्रेशन आया मैं आराम से कर लूँगा, यू स्टार्ट डूइंग इट। दिस वे आपने 20 प्रॉब्लम में पहले राउंड के अंदर मान लीजिए 15 प्रॉब्लम्स आपने अटेम्प्ट किए और आपके लगभग 40-45 मिनट हो गए और 50 मिनट भी हो गए हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टफनेस लेवल ऑफ द प्रॉब्लम। बचे हुए समय में उन प्रॉब्लम्स के ऊपर आइए, यानी जो टेस्ट के दौरान करना चाहिए उसे रोज अपनी आदत में शुमार कीजिए। बच्चों, करना किस सवाल को है कि साथ साथ छोड़ना किस सवाल को है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पहले राउंड में आप सवाल छोड़ते हैं, उसमें कोई भी अपने ईगो को हर्ट मत होने दीजिए। आपने सवाल छोड़ हमेशा के लिए नहीं दिया है और फिर हालात के मद्देनजर काम करना पड़ता है। कई बार हमारे पास समय की कमी पड़ सकती है, ऐसा हो सकता है आसान सवाल पीछे हों, हमने शुरू के सवालों में बहुत समय खर्च कर दिया और उस वजह से हम उन आसान सवालों तक पहुंच ही नहीं पाए। तो हमने 3 मुश्किल सवाल तो कर लिए पर हमने 5 आसान सवाल छोड़ दिए, तो हम घाटे का सौदा रहा, क्योंकि वो मुश्किल के भी 3 ही नंबर मिलने वाले थे और उस आसान के भी 3 ही नंबर मिलने वाले थे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएं। तो इसलिए होमवर्क करते समय हम अपने आप को एक अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट बनाने की कोशिश में लगने चाहिए। होमवर्क करने के दौरान ही आपको अपने आप को मेंटल कैलकुलेशन के लिए प्रमोट करना चाहिए। कोई सवाल किसी के अंदर कैलकुलेशन है, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे मन में कर सकें, अपने दिमाग में कैलकुलेट कर सकें, यकीन करते हुए कि आप सही करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अगेन की ऑफ सक्सेस। यू कैनॉट गेट द सक्सेस विदाउट द सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये मत सोचिए कि मैं मन में करूंगा तो गलतियां हो जाएंगी, नहीं होंगी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब एक 6 साल का बंजारा अनपढ़ होने के बावजूद, बहुत गरीब होने के बावजूद, रस्सी के ऊपर आपने देखा होगा बैलेंस बनाकर चलकर दिखा देता है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन एंड वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। बोथ द थिंग्स प्रमोट अस कि हम उस एफिशिएंसी को, उस एक्सपर्टीज को अटेन कर सकते हैं। बच्चों, फिर अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए मेरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए समटाइम्स यू मे हैव टू मेक डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। लाइक अगर आपको प्रॉब्लम मिला है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शंस, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, 4 और स्टेटमेंट्स हैं, तो अक्सर क्या होता है, हमारी साइकोलॉजी होती है, हम पढ़ते हैं, हमने जो स्टेटमेंट सही है उसे हमने टिक कर दिया, यह सोचते हुए कि इन्हें हम आंसर नहीं करेंगे। पर टिक करने के बाद जब आंसर फिल करने की बारी आती है तो हम कहीं ना कहीं अनजाने में जिसको टिक किया था, जिनको सही माना था, उसको ऑप्शन भी सही मान बैठते हैं, जबकि हमसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। हमने टिक किया उन स्टेटमेंट्स को जो सही हैं, क्योंकि हमारी सोच ही यही रही है। तो ऐसे सवालों में आप क्या करिए, इनकरेक्ट को अंडरलाइन कर दीजिए सवाल पढ़ते समय ही, और ये मानकर चलिए जब मैं पूरा सॉल्व कर लूंगा तो मैं दोबारा ये देखूंगा कि मैंने इनकरेक्ट चूज किए हैं कि नहीं, और उसके बाद अपने आंसर को लिखने के बाद में आपने एक बार चेक कर लिया 5 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम देकर, तो वो गलती दूर हो जाएगी। बच्चों, इनकरेक्ट पूछे जाने वाले सवालों में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन करने के लिए कहा। आपको ऐसे पहचानना पड़ेगा कि किस तरह की गलतियों का पैटर्न आपका रहा है। जैसे एक और तरह के सवाल मैं आपसे कहूं, आपसे मान लीजिए पूछा जाता है किसी क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। आपने सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन आया x = 0, और ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो 0 सॉल्यूशन आया तो कहीं ना कहीं सटल मैनर में हमारे माइंड में ये रिफ्लेक्शन आता है कि 0 इज द आंसर।
हम 0 टिक करके आगे निकल जाते हैं। जबकि हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो देयर इज 1 सॉल्यूशन, तो हमारा आंसर 1 होगा ना कि 0 होगा। तो अब ऐसे में हमें ये देखना है कि क्या हम ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो जब ऐसा सवाल आए अगेन हम अंडरलाइन करते हैं। आंसर मार्क करने से पहले दोबारा एक बार चेक कर लेंगे, ये हमारे जहन में रखना होगा। ये उस तरह से ही है जैसे मान लीजिए किसी को एलर्जी है और उसे पता है कि अगर मैं मिर्च खाता हूं तो मुझे मिर्च से एलर्जी है, या मुझे डस्ट से एलर्जी है, मुझे सनलाइट से एलर्जी है, तो वो अपनी सेहत का उस ढंग से ख्याल रखता है, अपने खान पान में उन बातों का ख्याल रखता है ताकि उससे प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो ये भी आपको पहचानना होगा कि आपको कहाँ आप मिस्टेक्स ज़्यादा कर जाते हैं, बहुत प्रोफेशनल तरीके से, इमोशन से कुछ नहीं होगा। प्रोफेशनली आपने पहचाना और उन पर ध्यान देना शुरू किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी सिली मिस्टेक्स को दूर करने का कि आप रिवाइज करें। बच्चों, रिवाइज करने में थ्योरी रिवीजन तो एक ट्रेंड है, पर प्रॉब्लम्स रिवीजन को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। प्रॉब्लम्स रिवीजन कैसे? आपने होमवर्क किया, नेक्स्ट डे इट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द क्लास, उसके बाद घर आकर बिना देखे उस सवाल को करना। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर इंप्रूविंग योर सब्जेक्ट एंड अवॉइडिंग योर सिली मिस्टेक्स। हम मिस्टेक रिपीट करते हैं बच्चों, आप नोटिस करना, जो गलती आज आपने की है, जिस सवाल में की है, उसी सवाल को अगर आप 1 महीने बाद करेंगे तो 1 महीने बाद भी आपको अंदर से कहीं ना कहीं एक ऐसा थ्रस्ट महसूस होगा कि आप वो गलती करने वाले हैं या कर गए वापस से। इसलिए उसको दूर करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा एफर्ट। टेस्ट पेपर हुआ, टेस्ट पेपर के बाद में उसको लेकर एनालाइज करने की हैबिट बहुत कम बच्चों में हमने देखी है। यानी 3-6 घंटे आपने पेपर पर खर्च किए और उसके बाद में आप 2 से 3 घंटे आपको और समय देना ही पड़ेगा तीनों सब्जेक्ट के लिए, ये देखने के लिए कि आपने क्या किया था, कैसे किया जाना चाहिए था, जो सवाल नहीं हुए उनके ज़्यादा बेहतर तरीके या उनके तरीके क्या होंगे। ये एनालिसिस उस टेस्ट का हिस्सा है, वो कंप्लीट ही नहीं हुआ है बच्चों अभी तक, वो रिवीजन का हिस्सा है। और आपको उसी दौरान अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज करने का मौका मिलेगा। आपको पता लगेगा कि आपने क्या मिस्टेक कर दी है। आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को सिंपल tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy लिख दिया हो सकता है। आपने ध्यान ही नहीं दिया x एंड y आर पॉजिटिव एंड देयर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 1, तो मुझे पाई के फैक्टर को लेकर आना चाहिए था। तो इस तरह से आपको रिविजन के ऊपर एक बहुत ही हॉलिस्टिक अप्रोच रखते हुए आगे बढ़ना होगा। इन द एंड आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू से मैं वाकिफ करवाऊं जो जेई की तैयारी है। दिस इज मोर एप्लीकेशन बेस्ड। किसी सवाल को सोचते समय, उसके सॉल्यूशन पर विचार करते समय हम विचारों के अलग अलग लेवल पर पहुंच जाते हैं। उन लेवल्स में अलग अलग डायमेंशंस में ट्रेवल करते समय हमने किस आइडिया को, किस चीज़ को कैसे देखते हुए हमने यूटिलाइज कर लिया है। हमने एक स्फेयर को हमने क्रॉस सेक्शन सर्कल मानते हुए इंटरप्रेट करते हुए हम आगे चले गए हैं, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। What I mean to say is all the silly mistakes are not basically silly, they are part of the process. You need to accept it। हो गई वो गलती जिसमें मेरी कोई विशेष भूमिका नहीं है। I tried my best। जैसे चंद्रयान गया अपने इंडिया का चंद्रयान ऑलमोस्ट अबाउट टू लैंड था। अभी रिसेंट आपको जानकारी में होगा, 1 साल 1.5 साल पहले की घटना है ये। तो हमारे साइंटिस्ट ने बहुत बेहतरीन काम किया था, पर उसके बावजूद कोई माइनर ऐसी बात रह गई, कुछ ऐसे अनसीन, कुछ अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस जनरेट हुई कि वो लास्ट मोमेंट पर उस मिशन को सक्सेस नहीं मिल पाई और चंद्रयान लैंड नहीं कर पाया। तो उसके लिए रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे मुझे कहते हैं, मैं इतने 21 सालों से आई टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड डिस्कस्ड पर्सनली इन ग्रुप इन सेशंस अबाउट दीज इश्यूज़। सो आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट कंक्लूड कि सर मेरे 40% मार्क्स, मेरे 30% मार्क्स केवल सिली मिस्टेक में चल जाते हैं। तो मेरा उनको एक क्लियर मैसेज है, दिस इज़ योर जजमेंट एरर। ऐसा कभी नहीं होता है कि 40% मार्क्स, 100 में से 40 नंबर सर मेरे इन चीज़ों के चले गए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसकी वजह क्या है कि हमने हमारी गलतियों का दोष सिली मिस्टेक पर डाल दिया। हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ा था, हमने थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी थी, हमें पता नहीं है कि होमोजेनाइजेशन क्या होता है, हमें पता नहीं है कि एक 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन में अगर a + b 0 होता है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होंगी। एंड व्हाट वी से, हमने सिली मिस्टेक कर दिया, हमने h 0 कर दिया था। नहीं, वो सिली मिस्टेक नहीं है, वो हमारी तरफ से की गई इनकम्प्लीट प्रिपरेशन है। दैट्स व्हाई वी आर कमिटिंग द मिस्टेक। तो हमारी मिस्टेक्स को हमें सही पहचानना होगा। सिली मिस्टेक्स का इतना बड़ा दायरा इन जनरल नहीं होता है,
उसे पहचानिए, उससे फ्रस्ट्रेट मत होइए और उसको अंदर सुधार करके लेकर आइए। एक और दिलचस्प बात बताऊं बच्चों, 90% से ज़्यादा बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं और जो बचे हुए 10% होते हैं उनमें से 8% बच्चे भी मिस्टेक करते ही करते हैं, सिली मिस्टेक, पर उनके अंदर उसको ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो देने का मिजाज नहीं होता है। वो उसको सहजता से लेते हैं और उनके अंदर सुधार के लिए सजग रहते हैं एंड इतना ही वो सोचते हैं, इसलिए वो अपने ऊपर इन बातों को हावी नहीं होने देते हैं और इस तरह से वो ज़्यादा बेहतर भी परफॉर्म कर पाने में सक्षम होते हैं। तो बच्चों, दीज आर ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू योर एकेडमिक्स जिनके अंदर आप बदलाव लेकर अपनी सिली मिस्टेक्स को दूर कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट लेकर आते हैं। तो इन सारी बातों के साथ मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।